इस स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो अक्सर हमारे जहन में एक ही तस्वीर आती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, एक ऐसा अध्याय जो आज़ादी के लिए एक अलग रास्ते की बात करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की। तो एक सवाल मन में उठता है ना, कि क्या आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक ही तरीके से लड़ी गई या फिर इसका एक दूसरा उतना ही अहम पहलू भी था, एक पहलू जो शस्त्र, त्याग और बलिदान पर आधारित था। चलिए आज इसी पहलू की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिससे विद्रोह की ये आग भड़की? 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि देश के नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा? सोच कर देखिए, एक वक्त था जब ये माना जाता था कि यूरोपीय ताकतों को कोई हरा ही नहीं सकता। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था कि वो अजेय हैं। लेकिन फिर दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मिथक को, इस पूरे धारणा को तोड़कर रख दिया, और इसने भारत के युवाओं के मन में उम्मीद की एक नई लौ जलाई। तो देखिए, इस विद्रोह की आग के पीछे कई वजह थीं। एक तरफ देश के अंदर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और बार बार पड़ रहे अकाल से लोग बुरी तरह तंग आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में बड़ी घटनाएं हो रही थीं। जब इथियोपिया ने 1896 में इटली को और फिर 1905 में छोटे से जापान ने विशाल रूस को हरा दिया, तो यहाँ के नौजवानों को लगा कि हाँ, ये मुमकिन है। और जब उन्हें अपने नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं से निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। ठीक है, तो वजह तो समझ में आ गई, पर सवाल ये है कि इन क्रांतिकारियों का तरीका क्या था? मतलब वो काम कैसे करते थे और उनका असल मकसद क्या था? चलिए अब आंदोलन के इस प्रैक्टिकल पहलू को समझते हैं। उनका प्लान, या कह लें कि उनकी कार्यप्रणाली, मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटी थी। पहला, उन अंग्रेज अफसरों को चुन चुनकर निशाना बनाना जो जनता पर जुल्म ढाते थे। दूसरा, अब देखिए, आंदोलन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो उसके लिए ये लोग करते थे स्वदेशी डकैती, यानी सरकारी खजानों को लूटना। और तीसरा, जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाकर एक बड़ी सैन्य बगावत की योजना बनाना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ हिंसा के लिए नहीं था, इसके पीछे एक गहरी सोच थी। एक तरफ अंग्रेज अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना, और दूसरी, उससे भी ज्यादा जरूरी बात, आम भारतीयों के दिल से हुकूमत का डर निकाल फेंकना। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ साल आंदोलन थोड़ा धीमा रहा, लेकिन फिर 1920 के दशक में एक नई लहर उठी, और ये लहर पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा वैचारिक थी। इस बार बात सिर्फ देश की आज़ादी की नहीं थी, इसमें कुछ नए बड़े आइडियाज भी जुड़ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था? देखिए, पूरी दुनिया बदल रही थी। 1917 में हुई रूसी क्रांति ने समाजवाद का आइडिया पूरी दुनिया में फैला दिया। उधर आयरलैंड अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, तो बहुत से जोशीले नौजवानों को लगा कि अब ये रास्ता काम नहीं करेगा, और वो एक बार फिर क्रांति की तरफ मुड़ गए। और इस बार के क्रांतिकारी सिर्फ अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं कह रहे थे। उनके दिमाग में मार्क्सवाद था, समाजवाद था। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां गरीबों और मजदूरों यानी सर्वहारा का राज हो। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना था, एक सेक्युलर समाजवादी भारत बनाना था। यहीं पर हमें उस समय की दो अलग अलग फिलॉसफी का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे क्रांतिकारी जिनका गोल एकदम क्लियर था, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरी तरफ थी गांधीवादी कांग्रेस, जिनका लक्ष्य था स्वराज, जो उस वक्त तक थोड़ा अस्पष्ट था। क्रांतिकारियों का मानना था कि मंजिल ज्यादा जरूरी है, रास्ते बदले जा सकते हैं, जबकि गांधी जी के लिए रास्ता भी मंजिल जितना ही पाक होना चाहिए। लेकिन हर आग हमेशा नहीं जलती। 1930 के दशक तक आते आते क्रांति की ये तेज लौ भी धीमी पड़ने लगी, और इसके पीछे कई वजह थीं, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। तो हुआ क्या? पहली बात, गांधी जी का अहिंसक आंदोलन अब पूरे देश का ध्यान खींच चुका था, तो नेशनल फोकस वहां शिफ्ट हो गया। दूसरी, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत ही बेरहमी से इस आंदोलन को कुचला। फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नेता की शहादत से उत्तर भारत में और सूर्य सेन की शहादत के बाद बंगाल में ये आंदोलन लगभग बिखर गया, और जो बचे हुए क्रांतिकारी जेलों में थे, उनमें से कई ने या तो मार्क्सवाद अपना लिया या फिर मुख्य धारा की पार्टियों में शामिल हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन फेल हो गया?
बिल्कुल नहीं। भले ही ये अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसकी जो विरासत है, इसका जो असर है, वो आज भी हमारे साथ है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और बड़ी बात, इसने देश के नौजवानों को जगा दिया, उन्हें एक आवाज दी। इसने आज़ादी की लड़ाई में एक नया जोश भरा। यही नहीं, समाजवाद और सेक्युलरिज्म जैसे आइडियाज को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में लाने का श्रेय भी काफी हद तक इन्हीं को जाता है। और शायद सबसे जरूरी, इसने हमें ऐसे हीरो दिए, प्रतिरोध के ऐसे प्रतीक दिए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और यही है उनकी सबसे ताकतवर विरासत, सिंबल्स का निर्माण। भगत सिंह का नाम लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लीजिए, ये सिर्फ क्रांतिकारी नहीं है, ये साहस के, बलिदान के और देश प्रेम के अमर प्रतीक बन गए हैं। ऐसे हीरो जो हमारी राष्ट्रीय चेतना का अटूट हिस्सा हैं। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, इन क्रांतिकारियों का बलिदान, उनकी यादें आज भी हमारे देश की पहचान को, हमारे नजरिए को किस तरह से प्रभावित करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे अपने दिलों में मिलता है।